नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री यशवंत सेवाल जी, जो वर्तमान में एसीपी पीजी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने सन 1991 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। In 2008 he got promoted as inspector and later got promoted as ACP in 2022। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके करीब 34 साल के सेवा के सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की तो उसके पीछे क्या प्रेरणा रही? मेरे फैमिली ना, मैं सबसे बड़ा हूँ जी। और मेरे पापा जी अकेले हैं क्योंकि मेरी 3 सिस्टर्स हैं और एक छोटा भाई है और एक मैं हूँ। तो इसलिए फिर मैंने फोकस करके फिर मैंने इसका एग्जाम दिया और दूसरी बार में ये मेरा पास हुआ। उस समय मैं मिनिस्ट्री में था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फिर तब से मैं यहीं हूँ। 91 में मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, तब से मैं यहीं हूँ। अब देखो 2025 आ गया, पता भी नहीं चला। जो सिनेरियो है, बीट पुलिसिंग या जनरल पब्लिक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें बड़ा मेजर चेंज आ गया है। बिल्कुल। आप इसे कैसे परसीव करते हैं? भाई देखो, जब मैंने एज सब इंस्पेक्टर शुरू किया था, मुझे अच्छे से याद है, कनॉट प्लेस में मैं काफी समय 4 से 12 जैसे डी कोर्स में बैठाते थे ना, तो हमारी ड्यूटी लगती थी ड्यूटी ऑफिसर की। तो बहुत अच्छे से याद है कि वहाँ इतना लोग आते थे कंप्लेंट करने, क्योंकि साइड में हनुमान मंदिर था और वैसे भी कनॉट प्लेस थोड़ा सा हैपनिंग प्लेस है, बहुत लोग आते हैं शुरू से ही, अभी भी आते हैं। तो वहाँ बहुत लोग आते थे, किसी का कुछ चोरी हो गया, किसी को कोई समस्या है, तो वहाँ तो हम जो पब्लिक डीलिंग ही खत्म नहीं होती थी उनकी, और तो हम सिर्फ उस समय कायमी होता है, अभी भी होता है, वो लिख के रख देते थे। और फिर 12 बजे जब दूसरे ड्यूटी अफसर आते थे, फिर हम उनको सबको कार्बन लगा के 4 प्रति एफआईआर लिखते थे। तो बहुत अच्छे से याद है कि 1.5, 2, 2.5 हमें आराम से बचते थे। लेकिन ठीक था, अब तो सीसीटीएनएस आ गया है। आप जो है, जो भी तैयारी एरिया जो भी हमारे पास आता है, साइड में जो बंदा है वो अपना आराम से उसको टाइप वाइप कर देता है और एक बार देख भी लेते हैं कि भाई कोई चीज गलती रह गई है तो उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। अब लेकिन मैनुअल लिखने में तो आपके पास चांस ही नहीं। अगर कोई लाइन आपने गलत लिख दी और कई नॉर्मल लाइन लिख दी, कोई बात नहीं। खासकर जो रिकवरी वाले केस होते थे, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम का कुछ गड़बड़ हो जाए, प्लेस का कुछ गड़बड़ हो जाए। सर, आप 91 में आपने ज्वाइन किया था, इतना लंबा आपका समय रहा। आप न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहे, राष्ट्रपति भवन रहे, ट्रैफिक में भी आपने अपना लंबा कार्यकाल गुजारा है। ट्रैफिक में भी जी। इस सर्विस के दौरान कोई चैलेंजिंग मोमेंट जो आपने फेस किया हो? देखिए, पुलिस में आना मुश्किल है और पुलिस की नौकरी करना उससे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पुलिस में जब आता है ना व्यक्ति, तो जैसे देखो, पुलिस में मैंने देखा है कि आदमी जैसे किसी ना किसी तरह से आकर्षित होता है, कोई गोल लेके आता है, मूवीज भी वैसे भी, तो आता है पुलिस में बहुत जोश के साथ आता है आदमी। और ट्रेनिंग में फिर और अच्छा उसको जोश बढ़ता है, क्योंकि सभी एक माइंड सेट के होते हैं, सब लोग आपस में एक सबको माहौल ऐसा हो जाता है। पुलिस जो है वो फिजिकली वहां प्रेजेंट हो या ना हो ड्यूटी पे, मेंटली अगर वो सो गया, बेहोश हो गया, तो फिर बात दूसरी है। अदरवाइज जब भी वो सेंसेस में है, तब वो नौकरी पे ही है। उसका एक कोना पुलिस की नाम से अंगेज ही रहता है, वो कभी भी खाली नहीं होता। मेरा तो ये मानना है। मैंने सिविलियंस को भी देखा है, मेरे कई दोस्त हैं भाई, जैसे एक जीएच आ गई, सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी हो गई, वो भूल जाते हैं बिल्कुल। वो चले गए जी, कोई हिल स्टेशन पे जा रहा है, कोई अपना रिलेशन में जा रहा है। पुलिस को मैंने कभी भी इतना इजी होते हुए नहीं देखा कि भाई आदमी देखा भाई छुट्टी, अगर इवन छुट्टी लेने के बाद भी इतना इजी नहीं हो पाता। जी, we are bound 24/7, not even in words but in spirit as well। जी। अब जैसे अब देखो, अभी जो रिसेंट जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे बॉर्डर पे, तो जो लोग छुट्टी पे उनको बुला लिया जी। तो अब बीच में जैसे किसान आंदोलन था, लोग छुट्टी पे थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। तो ऐसा होता रहता है कि जैसे आदमी ऐसा बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकता छुट्टी पे भी, और जो ड्यूटी पे है तो चाहे घर है चाहे ड्यूटी पे। हाँ, ये कि घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम है, लेकिन रहता है दिमाग, कभी नौकरी से खाली नहीं होता। ड्यूटी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है कि हाँ भाई ड्यूटी आ सकती है, आ जाती है और आती है जी। अब्दुल कलाम साहब की सिक्योरिटी में भी आपने कुछ समय बिताया था। उनके बारे में या वहाँ जो
राष्ट्रपति भवन का कोई जो अनुभव हो वो आप हमसे हाँ, राष्ट्रपति भवन जैसे वो मैं लगभग 2 साल वहाँ रहा। जी। कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे। जी तो वो तो खैर एक व्यक्तित्व, बड़ा महान व्यक्तित्व जी हैं, जी क्योंकि उनसे जब मेरा सबसे पहली बार मैंने उनको देखा था, तो हमारा अग्नि जो वो शायद उस समय डीआरडीओ में थे, जी मेरे को जहाँ तक ध्यान है, तो अग्नि का परीक्षण किया था। जी तो उस समय उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो सबसे पहली बार मैंने उनको देखा था। तब उनके बारे में पता चला, फिर थोड़ा सा वहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया, फिर थोड़ा सा मैंने पढ़ा। तो वो तो एक, यानी कि वो तो पर्सनैलिटी अलग तरह के हैं। तो वो जब वहाँ थे, मैं जब उनके राष्ट्रपति भवन सिक्योरिटी में था, तो ऐसा नहीं कि जैसे वो महान व्यक्ति तो थे, तो हैं, रहेंगे, लेकिन वो बड़ा माइन्यूटली चीजों को देखते थे। यानी ऐसा नहीं कि जैसे भाई ऊपर से जैसे होता है ना, एक आदमी होता है, बहुत एंगेजमेंट उसकी बहुत होती है। नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजों को नोट करते थे वो। मेरे को अच्छे से याद है कि राष्ट्रपति भवन में उन्होंने एक डिजाइन किया था, कियोस्क टाइप। हाँ नहीं, हाँ, छोटा सा एक स्टैंड के उन्होंने देखा, क्योंकि वो घूमते भी थे सुबह शाम ना, थोड़ा घूमते थे उधर पीछे मुगल गार्डन वगैरह में। तो उन्होंने कुछ नोटिस किया होगा, तो उन्होंने एक स्टैंड बनाया, खुद डिजाइन किया। उसमें एक पंखा, एक हीटर और एक लाइट, 3 चीजें उन्होंने दी कि भाई गर्मी में पंखा रहेगा, सर्दियों में हीटर रहेगा, और लाइट तो हमेशा रहेगी। और वो जो वहां पर वो जो भी उनके जेई साहब वगैरह थे, उनको डिजाइन बना के दिया और बोला कि भाई इस तरह की चीजें हर उस पे लगाइए। तो जैसे वो एक दर्शाती है कि व्यक्ति देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, यहाँ ड्यूटी कर रहा है। हमारा जो पुलिसिंग में बड़ा ज्यादा इंटरेक्शन रहता है पब्लिक के साथ। आप ट्रैफिक में लंबे समय रहे, जी। तो वहाँ का कोई वाकया? ट्रैफिक में देखो, ट्रैफिक में जो दिल्ली का ट्रैफिक की जो मूवमेंट है, ये वैसे देखो गिनती में आता नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक का हमारा कांस्टेबल है, इवन जो ग्राउंड स्टाफ है ना, वो इतनी मेहनत करता है ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, जिसकी कोई हद नहीं है। इतना ज्यादा मेहनत का काम है कि आप देखिए कि कोई भी नॉर्मल डेज में कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल डेज हैं, तो सुबह के पीक आवर्स, शाम के पीक आवर्स, उसी में ट्रैफिक को मैनेज करने में इतनी शक्ति लगती है जिसकी कहने की। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आप जिक्र कर रहे थे, आपका जो सब इंस्पेक्टर के टाइम पे एक चोर पकड़ा गया था, वेरी नोटोरियस वन, तो वो भी आप? वो एक्चुअली नई दिल्ली में था मैं, तो एक बंटी चोर था, वो बड़ा नोटोरियस था। उसके ऊपर शायद मेरे को बाद में पता कोई मूवी बनी है, अभय देओल। तो वो इतना नोटोरियस चोर था कि वो साउथ में गाड़ी चोरी, घर में घर घुस गया ना वो, तो यानी कि उसका पता नहीं क्या माइंडसेट था, वो जैसे टेबल कुर्सी तक भी ले जाता था। जब तक आदमी उसका जाग के उसे पकड़ने के लिए नहीं भागेगा ना, तब तक वो आता रहता था, सामान चोरी करता रहता था। जब तक, यानी उसके बाद वो शो पीसीज, गोल्फ स्टिक्स, जो गोल्फ की किट्स होती हैं, वो यानी जो उसे दिख गया वो ये ऐसे डॉग्स, इवन वो पेट्स को ही ले आता था जी। तो उसका पता नहीं क्या माइंडसेट था। तो फिर डीसीपी साहब थे उस समय, तो उन्होंने, गिरी साहब स्पेशल स्टाफ में थे हमारे इंचार्ज, उनके फिर एक टीम बनी, फिर उसको पकड़ा, फिर वो सारा सामान रिकवर हुआ, बहुत सामान रिकवर हुआ उससे, बहुत सामान। यानी कि हमें यकीन नहीं आता था कि ये व्यक्ति इतना सामान चोरी कर सकता है, और ये सामान चोरी कर सकता है, यानी कुछ भी तो नहीं छोड़ा उसने। इवन दवाइयाँ, गोल्ड स्टिक, वीसीआर, टीवी, कैमरा, ये जो नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ नहीं। और ये किसी को, सबको समान दृष्टि से देखता था, जो सामान मिल गया भाई ले लो, कुर्सी, मेज, फानूस, जो चीज आ सकती है ले लो जी। आपका जो as far as health goes, you upon seeing you have managed to remain very fit. तो what is the secret behind? इसके तो देखो जी, इसका 2 रीजन है। एक तो रीजन है मेरी वाइफ, वो मुझे, यानी कि बाहर का, मुझे क्या, वो किसी को बाहर का खाने नहीं देती जी। वो जैसे अगर मान लो हमेशा के बोला नहीं, आपको जो खाना है बताओ, मैं यहीं बनाऊंगी। बोला वो पता नहीं क्या सामान लगाते हैं, क्या नहीं लगाते। फिर दूसरा क्या है कि मुझे ना बीच में 2000 के आसपास कुछ मेरे को ना स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, और वो ऐसा इन्फेक्शन हुआ मुझे कि मेरा वजन 92 से 76 पर आकर रुका। फिर आखिरी में वो फिर कर मैं रिकवर कर गया उससे, और
उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। इतना लंबा समय आपने दिल्ली पुलिस में बिताया है, जी। तो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द रिटायरमेंट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, हाँ। तो इसके बाद आपने कुछ अपने लिए सोचा है कि पोस्ट रिटायरमेंट आप क्या प्लान करने वाले हैं? सबसे पहले रिटायरमेंट के बाद मेरे कई काम है जो मैंने ड्यूटी की वजह से पोस्टपोन किए हुए हैं कि भाई चलो ठीक है अभी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी 80 के आसपास हैं दोनों, तो उनके साथ थोड़ा टाइम, अब देखो फैमिली भी सफ़र करती है, ड्यूटी तो हम करते रहते हैं, और हम लोग, मैं सही बताऊं तो हमारा टाइम तो निकल जाता है भाई ड्यूटी में, भाई इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बड़ी सारी एंगेजमेंट, हाँ एंगेजमेंट रहती है, तो हमारे को समय पता नहीं चलता कब गुजर गया। लेकिन जो फैमिली है वो बहुत सफ़र करती है, थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ बिताएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जी। हाँ। जो हमारे अभी करंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स हैं जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो उनको कुछ भी समझाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से ज़्यादा। जी। क्योंकि देखो आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है और काम को बहुत अच्छे से जानती है। बस उनको सिर्फ करना क्या है कि अपना जो एनर्जी है या जो अपना टाइम है उसको थोड़ा फोकस करना है। वो थोड़े स्कैटर्ड सा है मामला आज के टाइम में ना। हाँ, मैंने थोड़ा सा देखा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन, और खासकर ये जो है ना सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया, तो उसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कम कर पाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत मेहनती हैं। सर, आज आप हमारे साथ आए और अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार से आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।